हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 to 21। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने अपने चैप्टर के सारे टॉपिक ख़त्म कर लिए हैं। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है पावर। और अब तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको ऊपर लिंक दिए दे रहा हूँ। अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले सारी इस चैप्टर की वीडियोज़ देख लीजिए, तब इसकी एक्सरसाइज पे आइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। पहला 11 क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। इसका मतलब है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है सैटेलाइट पे, सैटेलाइट अगर चारों तरफ घूम रही है अर्थ के, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो लग रहा है उसकी वजह से कितना वर्क डन हो रहा है। जो फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से तो वर्क होता है, तो उस फोर्स की वजह से कितना वर्क हो रहा है तो देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रही है बेटा, तो अगर हम सेंटर से सैटेलाइट का डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो 90 डिग्री पे मिलेगा। सेंटर से अगर हम अर्थ के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करें, कहाँ, सैटेलाइट पे, तो सैटेलाइट पे आप जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे जो सैटेलाइट मूव कर रही होगी लाइन के 90 डिग्री मूव करेगा। अब कहीं पे भी, किसी नीचे ऊपर लेफ्ट राइट, आप कहीं भी सैटेलाइट को रोकिए एक बार और वहाँ पे सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करिए और फिर सैटेलाइट को मूव कराइए, तो आप देखेंगे सैटेलाइट 90 डिग्री पे मूव करेगी। तो यहाँ पे आपको मिलता है थीटा 90 डिग्री का मिला। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपका जो फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वहाँ पे अगर थीटा है दोनों के बीच में, अगर उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है जिधर फोर्स लग रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ लगाएगी, सेंटर से लगाएगी, तो फोर्स तो जो लगाना चाहिए वो तो सैटेलाइट को बाहर भेजना चाहिए, लेकिन सैटेलाइट तो दूर जाती नहीं है अर्थ के चारों तरफ घूमती रहती है। तो अगर सेंटर से फोर्स लगेगा तो अर्थ से दूर जाती रहेगी सैटेलाइट, लेकिन दूर नहीं जाती, अर्थ के चारों तरफ घूमती है। तो यहाँ पे थीटा क्या मिल गया, हमें 90 मिल गया। इस वजह से हम लगाएंगे W इक्वल्स टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। और यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे 90 रखेंगे और कॉस 90 की वैल्यू होती है आपकी ज़ीरो, जिस वजह से पूरा आपका ज़ीरो को किसी भी चीज़ से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका आंसर ज़ीरो आएगा। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़ीरो वर्क डन कर रहा है, मतलब वर्क कर ही नहीं रहा, फोर्स तो लग रहा है उस पर लेकिन ज़ीरो वर्क हो रहा है, क्योंकि उस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। ये बिल्कुल सिमिलर है उस क्वेश्चन के, कि अगर कोई कुली है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, भाई ज़मीन पे चलेगा, आगे की तरफ चल रहा है, लेकिन सामान की तरफ उठाया हो, ऊपर की तरफ उठाया है, तो उसने जो फोर्स लगाया है वो ऊपर की तरफ लगाया और खुद मूव कर रहा है आगे की तरफ। तो कुली भी जो वर्क करता है, कुली का वर्क ज़ीरो होता है, क्योंकि फोर्स किसी और डायरेक्शन में है और मूवमेंट जो होता है 90 डिग्री की डायरेक्शन में होता है। वही वाला एग्जांपल यहाँ पे है। बस आप लोगों को ये जो कॉस 90 हो गई, कॉस ज़ीरो हो गई, अभी कॉस ज़ीरो भी हम लोग पढ़ेंगे, तो इन सब की वैल्यूज़ बेटा लर्न करनी होंगी। आप 10th में चल के इन सब की वैल्यूज़ लर्न करेंगे मैथमेटिक्स में। ठीक है, 12th क्वेश्चन देखते हैं। कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। क्या अगर कहीं भी फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो क्या उसमें डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। इसको आपको थिंक डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। बेटा आपको खुद सोचना है, लेकिन मैं इसका सिंपली आपको आंसर बता दे रहा हूँ। आप खुद सोचिएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लग रहा है तो वो कैसे मूव कर सकता है। आप कहेंगे सर पुल पे हम क्या करते हैं, गाड़ी को कोई भी कार हो गई या बाइक हो गई उसको फ्री छोड़ देते हैं, कोई उस पर फोर्स नहीं लगाते हैं, बंद भी कर देते हैं कार को तो भी, या बाइक को बंद कर देते हैं तो भी वो क्या करेगी, फ्रीली नीचे मूव करती रहती है, हम तो कोई फोर्स लगाते नहीं है। सही है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं कि हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, बट ग्रेविटी उस पर फोर्स लगाती है नीचे की तरफ। वही चीज़ अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप स्पेस में जाइए जहाँ पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, वहाँ पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ दीजिए, तो क्या वहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं होगा। तो वहाँ पे यही बात कर रहा है कि कोई भी फोर्स ना लग रहा हो, आपकी बात नहीं कर रहा है कि आप कोई फोर्स ना लगाएं, कोई भी फोर्स ना लग रहा हो, ग्रेविटेशनल फोर्स भी ना लग रहा हो, तो कोई भी उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा जब तक अनटिल एंड अनलेस वी अप्लाई सम फोर्स ऑन इट। ठीक है, देखते हैं 13 क्वेश्चन। अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स। कोई भी एक बंडल ऑफ हे है और वो पर्सन जो है वो 30 मिनट्स तक उसको ऊपर की तरफ होल्ड किया हुआ है और टायर्ड हो गया है। हैज़ ही डन सम वर्क और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। बेटा यहाँ पे
वो वर्क करेगा अगर वो नीचे से ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट करा। पहले उसने क्या किया होगा, कोई चीज़ हे को उठाया होगा ज़मीन से ऊपर की तरफ। अब क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, और पर्सन जो है उठाए किधर को हुआ है, ऊपर की तरफ उठाया हुआ है। तो जब उसने उठाया है तब उसने वर्क डन किया, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ उसने डिस्प्लेस कराया है ना, तब उसने वर्क डन किया है, क्योंकि उसने ग्रेविटी के अपोजिट फोर्स लगाया है। तो when a person holds a bundle of hay over his head for 30 minutes, he applies force in the upward direction against the gravity. So displacement is in the direction of applied force. Displacement किस direction में हुआ, in the direction of applied force. F, ठीक है। hence angle between force and displacement is zero. एंगल जो हमें मिला क्योंकि फोर्स भी वही लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेयर F इक्वल्स टू एम जी, क्योंकि ये न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोगों ने पढ़ रखा है, और S इक्वल्स टू एच, जो डिस्प्लेसमेंट थी उसको हम लोग हाइट मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकल के हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा ही हुआ है, एफ एस कॉस थीटा कॉस जीरो लेंगे, जब भी उसी डायरेक्शन में होता है तो कॉस थीटा आपको फिलहाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एफ इंटू एस आप पढ़ सकते हैं जब तक किसी और एंगल की बात ना कर रहा हो। यहाँ पे कोई एंगल की बात नहीं है, सेम डायरेक्शन की बात है, तो हम कॉस को हटा सकते हैं, सिर्फ एफ इंटू एस ले सकते हैं, तो हमारा एफ इंटू एस आ जाएगा। एफ की जगह पे एम जी पुट कर दिया, और एस की जगह पे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाइट के बराबर है तो एम जी एच हो गया। यही हमारा डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी एच हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट। एक कोई हीटर है जो 1500 वॉट का है। आपने देखे होंगे घर में अप्लायंसेस जो भी आते हैं सबके अलग अलग वॉट्स होते हैं, जैसे एक सी एफ एल 15 वॉट की होती है, बल्ब 60 वॉट का होता है। सिमिलरली एक हीटर है वो 1500 वॉट का है। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज़ इन 10 आवर। अगर वो 10 घंटे तक चलता है वो आपकी कितनी एनर्जी यूज़ करेगा। तो एनर्जी आपकी मतलब यहाँ पे यूनिट पूछ रहा है इनडायरेक्टली कि कितना यूनिट आपका मीटर में आएगा। तो सिंपली हमें फॉर्मूला पता है बेटा, एनर्जी इक्वल्स टू पावर अपॉन टाइम। आप कहेंगे ये फॉर्मूला तो सर ठीक से याद नहीं है, तो आपको ये फॉर्मूला याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ा भी तो भी बेटा याद मत करिए, क्यों, क्योंकि आपने पावर का फॉर्मूला याद किया, वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, तो बस टाइम को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है, नीचे से उठा के पावर इधर आ जाएगा, इक्वल टू के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला एक ही याद करना है, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है, क्योंकि वर्क और एनर्जी बात बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसी फॉर्मूले को टाइम इधर मल्टीप्लाई करा दिया, वही फॉर्मूला ही आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। पावर आपको क्वेश्चन में दिया गया 1500 वाट, आप इसको किलोवाट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1.5 किलोवाट, और टाइम आवर्स में ही रखेंगे क्योंकि आपको किलोवाट आवर में आंसर देना है, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 15 किलोवाट आवर, मतलब 15 यूनिट आ जाएगी। अगर आप कोई 1500 वाट का कोई भी अप्लायंस यूज़ कर रहे हो 10 घंटे तक, तो आपकी 15 यूनिट आ जाएगी आपके मीटर में, क्योंकि किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट होता है, तो 15 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 15 यूनिट हो गया। 15th क्वेश्चन देखते हैं। इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय डिस्कसिंग द एनर्जी चेंजेस which occur when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate. Why does the bob eventually come to rest? What happens to its energy eventually? Is it a violation of law of conservation of energy? इनका सिंपली ये पूछ रहे हैं हमसे कि अगर कोई बॉब है, सिंपल पेंडुलम है हमारे पास, जैसा आपको नीचे फिगर में दिख रहा है, कोई एक सिंपल पेंडुलम है, वो क्या कर रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है बेटा, एक मिनट, हाँ, वो मूवमेंट कर रहा है। आप अगर उसको ऊपर से नीचे ऊपर से छोड़ देते हो तो लगातार मूव क्यों नहीं करता रहता, वो ये पूछ रहे हैं। वो नीचे आके रुक जाता है थोड़ी देर बाद, तो नीचे आके अगर बॉब कोई रुक जाता है तो वो क्या यहाँ पे उसकी एनर्जी हिलते हिलते मतलब ऐसे अगर मूवमेंट हो रही है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, तो इस मोशन को करते करते एनर्जी कहाँ चली जाती है उसकी, उसका ये बस पूछने का मतलब है। तो हमें एनर्जी चेंजेस को यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा, जो कि हम ऑलरेडी एनर्जी चेंजेस बेटा हम समझ चुके हैं, बस इस एग्जांपल में उसको फिट करेंगे। क्या समझा है अभी तक हम लोगों ने? समझा ये है कि एनर्जी आपकी अगर ऊपर है कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, और कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहती है, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऊपर से कम हाइट कम होने का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम होती रहती है, क्योंकि फॉर्मूले में mgh आता है पोटेंशियल एनर्जी के, और स्पीड उसकी बढ़ती रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी। तो ये प्रोसेस हम लोगों ने अब तक पढ़ा था, वही हम प्रोसेस अब सिंपल पेंडुलम में अप्लाई करेंगे। क्या कि अगर हमने किसी एक बॉब को पोजीशन बी से
ड्रॉप किया, पोजीशन बी से अगर ड्रॉप किया हमने, तो क्या करेगा, ए की तरफ आएगा। अब बी से ए की तरफ अगर आएगा तो क्या करेगा, इसकी हाइट देखिए आप क्या होगी, कम होगी। कि पहले ज़मीन से ऊपर था ना, अब ज़मीन से नीचे हो गया, मतलब ज़मीन की तरफ हो गया थोड़ा सा, ज़मीन से उतनी डिस्टेंस नहीं रह गई, तो क्या होगी, हाइट जो थी वो कम हो गई। अब क्या होगा, नीचे जब आएगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा स्पीड क्यों बढ़ जाएगी। तो फिर अभी स्पीड बढ़ गई तो मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। अब जब ये आगे को बढ़ेगा सी की तरफ, ए टू सी जाएगा, तो क्या होगा, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। होती है कि नहीं होती है, जब पेंडुलम ऊपर से नीचे आता है तो स्पीड बढ़ती है और फिर जब ऊपर जाने लगता है धीरे धीरे एकदम से स्पीड कम हो जाती है और फिर से स्पीड बढ़ती है, फिर स्पीड कम होती है। इस तरीके से ही तो मूवमेंट होता है। तो अब वापस ए टू सी जाएगा तो क्या हो जाएगा, मूवमेंट जो इसका होगा वो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और फिर से वापस इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इस तरीके से फिर से वही सेम चीज़ होगी कि पोटेंशियल एनर्जी नीचे जब आएगा तो कम होगा सी टू ए में और काइनेटिक एनर्जी फिर बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इस तरीके से सॉरी, ए टू बी जब जाएगा, मैंने उल्टा बोल दिया अभी, ए टू बी जब जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से बढ़ जाएगी क्योंकि ये हाइट पे पहुंचेगा और काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वेलोसिटी इसकी ऊपर जाते जाते बिल्कुल जीरो हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी बिल्कुल टॉप पोजीशन पे। तो इस तरीके से मूवमेंट होगा। यही पूरा आपका लिखा हुआ है थ्योरी में कि सबसे पहले जब किस कंडीशन में क्या होगा, बी से ए जाएगा या और लिखा हुआ है देखिए ए टू पोजीशन सी जाएगा, वही सारा मैंने आपको समझा दिया कि कब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अगर कुछ भी ज़रा सा भी डाउट है आपको इसमें तो हम लोग आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। अब फिलहाल एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं कि ये मूवमेंट तो होगा, एनर्जी का तो चेंज हमने पढ़ लिया कि जब ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल हो जाएगा, नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल कम हो जाएगी, ये सारा हम लोगों ने पढ़ लिया। लेकिन फाइनली ये रुक क्यों जाता है, इसकी एनर्जी चली कहाँ जाती है, तो बेटा एनर्जी यहाँ जाती है कि जब ये मूव कर रहा होगा तो एयर तो होगी ना एनवायरनमेंट में, तो एयर क्या करेगी, एयर इसको अपोज करने की कोशिश करेगी। आप कहेंगे सर एयर कहाँ लगती है, एयर का तो फोर्स पता ही नहीं चलता है। बेटा एयर का फोर्स पता चलता है कब, ये आप खुद भी फील कर सकते हैं प्रैक्टिकली, जब आप बहुत तेज़ किसी व्हीकल में बैठे हों जैसे कार में या ट्रेन में, और तब आप क्या करिए, अपना हाथ बाहर की तरफ निकालिए, तो आपको लगता है ना हवा फील होती है और हाथ आपका पीछे जाने की कोशिश करता है, जी सामने से लगता है बहुत तेज़ तेज़ हवा पड़ रही है, तो वहाँ पे बहुत तेज़ होता है इसलिए आप फील कर सकते हैं। यहाँ पे भी एयर का फ्रिक्शन है। अब ये है कि माइन्यूट है, अगर तेज़ होता है एयर का फ्रिक्शन तो ये एक बार मूव करके तुरंत रुक जाता, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, एयर का जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम है, इस वजह से बहुत बार मूव करेगा, धीरे 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 आके तब आके रुकेगा, क्योंकि फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन यहाँ पे बहुत कम है। आप फील नहीं कर सकते हो बट बॉब तो फील कर रहा है ना, इसी वजह से रुकता है वो। और कुछ इस रिजिड सपोर्ट की वजह से भी रुकता है। अगर ये रिजिड सपोर्ट ना हो तो वो अपनी, अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में चलता चला जाएगा, लेकिन रिजिड सपोर्ट इसको आगे जाने से रोकता है और इस वजह से ये वापस अपनी पोजीशन में आता है। यही चीज़ एक्सप्लेनेशन लिखी होगी, आइए देखते हैं क्या लिखा है। द बॉब इवेंचुअली कम्स टू रेस्ट, बॉब जो धीरे धीरे रेस्ट पे आता है ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय द एयर, जो फ्रिक्शनल फोर्स एयर के द्वारा ऑफर हो रहा है, एंड द रिजिड सपोर्ट होल्डिंग द थ्रेड, और जो रिजिड सपोर्ट ऊपर जो सपोर्ट है जो कि थ्रेड को होल्ड कर रहा है उसकी वजह से। तो यहाँ पे क्या है, इट इज़ नॉट अ वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये लॉ ऑफ वायलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, सिंस मैकेनिकल एनर्जी कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, विच कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर सम यूजफुल वर्क। दिस लॉस ऑफ एनर्जी, दिस लॉस ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में जा रही है, ये वर्क के लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि एयर के फ्रिक्शन में जा रही है ना, तो एयर के फ्रिक्शन में ये एनर्जी जा रही है हमारी, और ये जो है हमारे वर्क में, किसी काम के वर्क में नहीं आ रही, मतलब किसी काम में नहीं आ रही हमारी एनर्जी। तो ये लॉस ऑफ एनर्जी है, जो कि हम इसे डिसिपेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, बट ये एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं है, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग
विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, ठीक है, एक वेलोसिटी v से कोई ऑब्जेक्ट m मूव हो रहा है, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट, हमें कितना वर्क करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाने के लिए। तो बेटा ये सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी हमें जितनी भी उसकी होगी उतना ही हमें वर्क डन करना पड़ेगा, एनर्जी के बराबर ही वर्क होता है। तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट द वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर में पता है। 17 क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। बेटा बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऐसा सिमिलर मैंने जब आपको ये टॉपिक करवाया था तो एग्जाम्पल जब मैंने आपको समझाया था, मतलब वहाँ पे टॉपिक पढ़ाते टाइम तब मैंने एग्जाम्पल समझाया था, तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन बताया था। कोई बात नहीं, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। क्या करना है आपको, एक वर्क डन निकालना है, कैलकुलेट द वर्क डन कि किसका, कार को स्टॉप करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। अब कार की कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कार का जो मास है वो 1500 kg है और मूव कर रही है कार अभी वेलोसिटी से 16 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से कार आ रही है, हमें उसको रोकना है जिसका मास इतना है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी, अभी कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे, पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और को सेकंड में चेंज करेंगे, और को पहले आप मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे क्योंकि नीचे है ना, तो 60 लिखा आपने वहाँ पे, और फिर मिनट को एक बार और सेकंड में करना है तो एक बार और 60 कर दिया, तो 60 इंटू 60 3600 हो जाता है। जब आप पूरा सॉल्व करेंगे काट के तो आएगा 50/3। तो इस हिसाब से अब फाइनल वेलोसिटी जब आप उसको रोक देंगे कार को तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि मूव तो करेगी नहीं जब रुक गई वो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्योंकि मूव कर रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मास उसका क्वेश्चन में आपको दिया था, वेलोसिटी अभी आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करी है 60 को, तो आगे 50/3 जो कि आपका इतना निकल के आया। तो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये है, फाइनल तो जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी फाइनल, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो वी की जगह पे जीरो रखेंगे तो जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा जीरो आता है। देयरफॉर वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल माइनस सॉरी इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, तो इनिशियल हमारी इतनी थी, फाइनल जीरो थी, तो हमने ये चेंज इन आ गई, चेंज आ गया हमारा, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, वर्क डन, मतलब इतना जूल हमें वर्क करना पड़ेगा, कितना 2,08,333.30। ठीक है। 18 देखते हैं। क्या कह रहा है 18, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स, अलग अलग कंडीशंस दी हैं जिसमें फोर्स एक्ट कर रहा है एफ, मास एम पे एक्ट कर रहा है, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट शोन ऑन द लॉन्गर एरो, ऑब्जर्व द डायग्राम्स केयरफुली एंड स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। आपको वर्क की अलग अलग कंडीशंस बतानी है, बेटा समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले कंडीशन में क्या हो रहा है, देखिए फोर्स जो है हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है। ये आपको बिल्कुल वही वाला जो सबसे पहला क्वेश्चन आज मैंने अभी उठाया था कि आपका हो गया ये सैटेलाइट वाला क्वेश्चन, कि आपका फोर्स तो इधर की तरफ लग रहा है लेकिन मूवमेंट इधर की तरफ हो रहा है। ठीक है। अगर मान लेते हैं नीचे कहीं सेंटर ऑफ द अर्थ है, पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं जो आज अभी हम लोगों ने 11th क्वेश्चन जो सॉल्व किया है, कि यहाँ कहीं सेंटर है, जहाँ पे मैं आपको कर्सर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अगर सेंटर है तो सेंटर क्या करेगा, यहाँ इस तरीके से फोर्स लगाएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो ऐसे ही लगेगा ना। अब क्या होगा, जो सैटेलाइट मूव करेगी वो उसके सेंटर के चारों तरफ मूव करेगी, तो सैटेलाइट यहाँ पे आगे की तरफ मूव कर रही होगी, फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो क्या हो गया, दोनों के बीच में क्या बन गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पे 11th क्वेश्चन में अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो और हमने ऑलरेडी 11th क्वेश्चन में पढ़ा था कि cos 90 होता है तो वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो। तो इसी वजह से इन दिस डायग्राम द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, so वर्क डन इज जीरो, पहली वाली कंडीशन में। सेकंड वाली कंडीशन में देखते हैं कि फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने फोर्स लगाया और वो आगे की तरफ मूव कर गया। ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जनरली आप ले सकते हैं, जैसे आप अपना मोबाइल फ़ोन या कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट आप पीछे की तरफ से फोर्स लगाएंगे तो आगे की तरफ मूव करेगा जनरली। तो ये क्या हो गया आपका, सेम डायरेक्शन में हो गया, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। दिखा देता हूँ आपको, सिंस इन द डायग्राम डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स सो वर्क डन इज पॉजिटिव। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि फोर्स हम इधर को लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि फोर्स हम इधर लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है। बिल्कुल बेटा ये होता है, कब होता है कि एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, किसी वेल से आप वाटर निकाल लें,
किसी कुएं से अगर आप पानी निकालते हैं तो आप रस्सी को किधर खींचते हैं? रस्सी को तो नीचे की तरफ खींचते हैं ना। और रस्सी ऊपर बंधी हुई होती है, तो पानी की बाल्टी क्या होती है, ऊपर की तरफ खींचती है, रस्सी आप नीचे की तरफ खींचते हैं। ऊपर पुली बंधा हुआ होता है, पुली पुली के थ्रू रोप होके आती है, जो कि आपके हाथ में होती है। तो पुली की हेल्प से क्या करते हैं, आप तो रस्सी पे नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, बट बाल्टी, पानी की बाल्टी क्या होती है, वो अगर भरी हुई होगी तो वो ऊपर की तरफ, नहीं भी भरी होगी तो भी ऊपर की तरफ आएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए आपने फोर्स नीचे की तरफ लगाया और बाल्टी का मूवमेंट क्या हुआ, ऊपर की तरफ हुआ। तो यहाँ पे जो वर्क डन हो जाता है, वर्क डन तो होगा लेकिन वो नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे ज़ीरो होगा, ठीक है। बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। सोनी सेज दैट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी ज़ीरो इवन वैन सेवरल फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट, डू यू एग्री विद हर, वाई? सोनी कह रही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम कई सारे फोर्सेस लगाते हैं, फिर भी उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। एक्सेलरेशन मतलब वो मूव नहीं करती है, या मूव कर रही होती है तो कांस्टेंट उसी से मूव करती रहती है, उसकी ना स्पीड बढ़ती है ना घटती है, कुछ नहीं, चेंज नहीं आता है कई फोर्सेस के बाद भी। क्या क्या ऐसा हो सकता है? वो सॉरी, वो कह रही है ऐसा हो सकता है। तो आप उसकी स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि अगर हम कई सारे फोर्सेस लगा रहे हैं फिर भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट नहीं करेगा, या जिस स्पीड से मूव कर रहा होगा हमने उस पर कई सारे फोर्सेस लगा दिए, वो उसी स्पीड से मूव करता रहेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बेटा हो सकता है अगर हम बैलेंस्ड फोर्सेस लगा रहे हैं। बैलेंस्ड फोर्सेस मतलब कि अगर हमने, देखिए ये है, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इसमें ये बैलेंस्ड फोर्स है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हमने एक तरफ इधर फोर्स लगाया, दूसरा इधर की तरफ फोर्स लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, हमने दोनों इक्वली फोर्स लगा दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक फोर्स जो होंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक कोई भी ऑब्जेक्ट अपने हाथ में लेते हैं और उसको प्रेस करते हैं दोनों साइड से, अगर दोनों हाथों से, दोनों हाथ के बीच में रखते हैं और उसके बाद दोनों उससे उसे प्रेस करते हैं, क्या वो लेफ़्ट या राइट मूव करता है? नहीं, वो दबना स्टार्ट कर देता है लेकिन लेफ़्ट या राइट मूव नहीं करता है। तो वही है, उसका एक्सेलरेशन फिर भी ज़ीरो रहेगा, जबकि आप दो साइड से फोर्स लगा रहे हैं, आपने सेवरल फोर्सेस लगाए, दो फोर्स लगाए, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर। ये बेटा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, पावर इनटू टाइम वही आपको करा चुका हूँ मैं, बिल्कुल सिमिलर है, ये आप खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, हाँ, इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड। एक कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर से गिर रहा है, वो ग्राउंड पे आके एकदम से रुक जाता है, व्हाट हैपेंस टू इस काइनेटिक एनर्जी? तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या होता है, तो ये पूछ रहे हैं कि उसमें तो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वही ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, मतलब इसका मतलब ये होता है कि उसकी एनर्जी कहाँ जाती है। तो बेटा हम लोग ईजिली समझ सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन से आके टकराता है, उसमें ज़मीन से जस्ट टकराने से पहले वो बहुत तेज़ स्पीड में होता है, उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब उसमें वेलोसिटी होती है। अब वो जब नीचे आता है ज़मीन पे एकदम से रुक जाता है, ठीक है। तो एकदम से आके रुक गया, उसकी एनर्जी क्या हुई, एनर्जी चली कहाँ गई? तो बेटा ये हम इजीली समझ सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से। कैसे? फॉर एग्जांपल कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऊपर से गिर रहा है और नीचे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो बेटा आपने सपोज करो नीचे एक लकड़ी या कांच का कुछ भी रख दिया, ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा आके, तो वो बेटा नीचे का ऑब्जेक्ट टूटेगा या नहीं टूटेगा? टूटेगा ना। तो टूटता है तो वो एनर्जी उसको नीचे वाले ऑब्जेक्ट को तोड़ने में लग जाती है। अब आप कहेंगे सर नीचे कोई पत्थर की चीज़ रखी है तो वो तो नहीं टूटती है। तो हाँ ठीक है, वो टूटती नहीं है, नीचे पत्थर की कोई चीज़ रखी है, क्योंकि वो उससे थोड़ी सी सॉलिड होती है तो नहीं टूटती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एनर्जी वेस्ट हो गई, उसकी एनर्जी वेस्ट नहीं, एनर्जी किसी और फॉर्म में। एनर्जी किस फॉर्म में? आपको आवाज़ की फॉर्म में, मतलब साउंड की फॉर्म में सुनाई देगी, कुछ ना कुछ आवाज़ आएगी ना जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरेगा। एनर्जी हीट की फॉर्म में आएगी, क्या पता एकदम से टकराए और नीचे हीट अप हो जाए। कुछ भी चीज़ एकदम से कभी कभार टकराती है तो हीटिंग प्रोसेस होता है ना, तो क्या पता हीट हो जाए, तो हीट के फॉर्म में एनर्जी। तो ऐसे कई फॉर्म में एनर्जी जो होती है वो डिसिपेट कर सकती है और अर्थ में जा सकती है, कभी कभी अर्थ के अंदर एनर्जी चली जाती है। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड सिंस ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसमिटेड टू ग्राउंड। यहाँ पे सिर्फ ग्राउंड का एग्जांपल ले रहे हैं, बट अगर कोई चीज़ नीचे कमज़ोर रखी हुई तो उसको ब्रेक करने में भी एनर्जी चली जाती है। तो यहाँ पे सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके ख़त्म हो गए हैं। तो फिलहाल ये चैप्टर का एंड हो गया है। मैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगा। मैं उस वीडियो का नेक्स्ट चैप्टर का लिंक आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, अब वहाँ से नेक्स्ट चैप्टर देखना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए फ़िलहाल को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।